हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज़। दोस्तों, आज की फ़िल्म है द वुमन किंग। दोस्तों, आज हम एक ऐसे किंगडम के बारे में बात करेंगे जिसे इतिहास में भुला दिया गया, किंगडम ऑफ दहोमे, जो कि वेस्ट अफ्रीका में स्थित था। वर्तमान की बात की जाए तो आज उस जगह एक देश है जिसे हम बेनिन के नाम से जानते हैं। दहोमे किंगडम की स्थापना 17वीं सेंचुरी यानी कि साल 1600 की शुरुआत में फ़ोन लोगों द्वारा की गई थी, जिसे हम अगरजा और दहोमे ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। ये एक तरह का एथनिक ट्राइब ग्रुप था। दहोमे में लोग फ़ोन भाषा में बात किया करते थे। दहोमे किंगडम लगभग 300 सालों तक वजूद में रहा, साल 1600 से लेकर 1904 तक। 17वीं सेंचुरी में देखते ही देखते इसने वेस्ट अफ्रीका में अपनी जड़ें जमा ली और इसने अब साउथ अफ्रीका के शहरों पर चढ़ाई करना शुरू कर दिया था। साउथ में स्थित किंगडम वायदा को भी इसने मात दे दी थी, जो कि अटलांटिक कोस्ट में स्थित था। अपने 300 सालों के राज में दहोमे ने कई युद्ध किए और सब में जीत हासिल की। लगभग 1645 और 1685 के बीच दहोमे पर शासन करने वाले राजा हयुक बद्जा की मृत्यु के बाद उनके बेटे अकाबा को उन्होंने सिंहासन पर बिठाया। अकाबा की मृत्यु हुई 1716 में। अकाबा की मृत्यु के बाद उनकी जुड़वा बहन तस्सी हंगबे ने कुछ सालों के लिए सिंहासन पर कब्जा कर लिया। 1718 में उनके छोटे भाई अगाज़ा को दहोमे के राजा के रूप में सिंहासन पर बिठाया गया। दहोमे को युद्ध के लिए संगठित किया गया था, न केवल अपनी सीमाओं का विस्तार करने के लिए, बल्कि पकड़े गए कैदियों को गुलाम बनाने के लिए। वो गुलामों को यूरोपीय लोगों को बेचा करते थे। उन गुलामों को प्लांट्स यानी कि खेतों में काम करने के लिए रखा जाता था, जहां वो सेना और अदालतों के लिए भोजन की आपूर्ति करते थे। दहोमे एम्पायर उन गुलामों को ट्रेड कर यूरोपीय लोगों से राइफल्स, टोबैको और अल्कोहल जैसी चीज़ें एक्सचेंज करते थे। उसके बाद दौर आया अगोली अगबो का, जो कि दहोमे का 12वां राजा बना और दहोमे का आखिरी राजा भी। अगोली अगबो 1894 से लेकर 1900 तक पावर में रहा। साल 1899 में फ्रांसीसी ने एक नया पोल टैक्स जारी किया, जो कि एक हिसाब से काफ़ी ज़्यादा था। अगोली अगबो ने इस टैक्स का विरोध किया, जिसके बाद काफ़ी गंभीर राजनीतिक समस्या पैदा हुई। नतीजतन 17 फरवरी 1900 को फ्रांसीसी ने अगोली अगबो को पद से हटा दिया और साथ ही दहोमे साम्राज्य को भी समाप्त कर दिया। पर 1900 से पहले फ्रांसीसी और दहोमे के बीच कई जंग लड़ी गई, जिसमें दोनों तरफ से भारी नुकसान हुआ। चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। साल 1823, वेस्ट अफ्रीका। दोस्तों, इस वक्त दहोमे का राजा घेजो था। दहोमे का सबसे बड़ा दुश्मन है ओयो एम्पायर। अब ओयो एम्पायर ने माही लोगों से हाथ मिला लिया था। वो हर बार दहोमे विलेज पर रेड करते और वहाँ के लोगों को बंदी बनाकर ले जाते, ताकि वो यूरोपियन लोगों को इन्हें बेचकर अपने लिए गन्स और घोड़े खरीद सके, जिस वजह से ओयो दिन पर दिन ताकतवर होता जा रहा था। पर दहोमे की सबसे बड़ी ताकत थी उसके फीमेल सोल्जर्स का ग्रुप, जिसे अगोजी कहा जाता था, जिसे लीड करती थी ननिस्का। अगोजी ओयो एम्पायर के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई थी। रात हम देखते हैं जंगल में माही ट्राइब के कुछ लोग बैठे हैं। वो दहोमे के कुछ लोगों को बंदी बनाकर ले जा रहे थे। तभी वहाँ अगोजी आ गए। उन्होंने सबको ख़त्म कर दिया। उनकी एक सोल्जर मारी गई, जिससे उन्हें काफ़ी दुख हुआ। नैनिस्का को वहाँ एक घोड़े के पैरों की नाल मिली और उसे पता चल गया कि यहाँ ओयो सोल्जर्स आए थे। उसके बाद वो उस ट्राइब के सभी महिलाओं को बंदी बनाकर ले जाने लगते हैं। वहीं जो नैनिस्का की खास है, उसका नाम इगोजी है। वहीं हम किंगडम ऑफ दहोमे का दृश्य देखते हैं, जहां सब हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। बाज़ारों में व्यापार चलता। उस राज्य में एक लड़की है नावी, वो बाज़ार में थी। तभी उस महिला ने कहा कि तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हारे लिए एक अच्छी सी वेडिंग ड्रेस बनाने को कहा है। ये सुन नावी को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसकी उम्र काफ़ी कम है। उसके घर वाले उसकी शादी के बारे में सोच रहे हैं। तभी वहाँ से अगोजी गुजरने लगे। सभी लोग उनके सम्मान में एक लाइन में लग गए। नावी उन्हें जब भी देखती उसे एक खुशी महसूस होती। भीतर यही इच्छा रहती कि उसे भी एक वॉरियर बनना है। नगर में किसी को भी राजा ने इजाज़त नहीं दी थी कि वो अगोजी को नज़र उठाकर देखे। नावी जब अपने घर गई तो वहाँ एक शख्स था जिससे उसकी शादी होने वाली है। वो शख्स उसके पिता की उम्र का था। वो दूसरे राज्य का काफ़ी अमीर शख्स था। काफ़ी ज़मीनें थी। नावी के ना जवाब देने पर उस शख्स ने नावी को एक थप्पड़ जड़ दिया, पर इस पर उसके माता पिता ने कुछ नहीं कहा। नावी ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया।
उसके पिता उसको पकड़ राजा के पैलेस के बाहर ले गया जहां अगोजी रहा करते थे। उसके पिता ने कहा कि मैं अपनी बेटी को राजा को सौंपना चाहता हूं। इज़ोगी बाहर आई। उसने अपने पिता की मर्जी से शादी नहीं की, पर नावी का कहना भी सही था कि वो एक बूढ़े शख्स से शादी नहीं कर सकती जो उसे मारता हो। इज़ोगी उसे भीतर ले गई, जिसकी सीमा के भीतर किसी पुरुष के दाखिल होने की सख्त मनाही थी। वहाँ अगोजी प्रैक्टिस कर रही थी। वहाँ सभी महिलाएं अलग अलग काम में लगी थी। उन्हें देख ऐसा लगा कि इस दरवाजे को पार करते ही सारी बंदिशें ख़त्म हो गई हो। यहाँ महिलाओं के लिए बनाई हुई कोई भी सामाजिक व्यवस्था काम नहीं करती। शायद नावी को भी ऐसे ही जगह की तलाश थी। यहाँ हम ओयो जनरल ओबा अडे को देखते हैं। वो उसी जंगल में खड़ा है। उसने देखा कि अगोजी ने उसके सभी आदमियों को मार दिया था। यहाँ हम राजा घीजो को देखते हैं। आज सभा में सभी बैठे थे, नैनिस्का भी थी। घीजो हमेशा से नैनिस्का की सारी बातें मानता है क्योंकि वो काफ़ी बहादुर और समझदार है। घीजो काफ़ी गुस्से में है कि ओयो उनकी ज़मीन में घुस आया है और वो उनकी शांति को भंग कर रहा है। उसे लगता है अगर ओयो को अभी नहीं रोका गया तो दहोमे को इसका भारी नुकसान चुकाना पड़ सकता है। वहीं पास बैठे सोल्जर मिगन का कहना था कि ओयो उनसे 2 गुना बड़ा है। यहाँ तक कि उनकी आर्मी ज़्यादा है, गन है उनके पास और हॉर्सेस भी हैं। बिना एक अच्छी प्लानिंग के उन पर हमला करना बेवकूफ़ी होगी। तभी नैनिस्का ने कहा कि अगोजी हर वक्त तैयार है। नैनिस्का को लगता है स्लेव ट्रेड बंद होना चाहिए क्योंकि लोगों को हथियारों के लिए बेचना गलत है। ये एक ऐसा सर्कल है जिसका कोई अंत नहीं। नैनिस्का कहती उनके पास और भी चीज़ें हैं बेचने को, जैसे कि गोल्ड और पाम ऑयल। वो अपनी पैदावार को 2 गुना तक बढ़ा सकते हैं, पर वहाँ कुछ लोग उसकी बात से सहमत नहीं, खास करके राजा की पत्नी, क्योंकि उसे नैनिस्का पसंद नहीं। क्योंकि राजा अक्सर नैनिस्का की ही सुनता था, पर राजा को नैनिस्का पर भरोसा है और वो उसकी बात मान गया। उसने कहा कि पाम ऑयल की पैदावार को बढ़ा दिया जाए। यहाँ हम देखते हैं अमेंजा एक अगोजी सोल्जर है जो आई हुई नई लड़कियों को ट्रेनिंग दे रही है। नैनिस्का का कहना था या तो लड़ना है या फिर मरना है, क्योंकि अब से दहोमे ही उनका सब कुछ है। अगर किसी महिला को अभी यहाँ से जाना हो तो जा सकती है। उसमें से कुछ माही ट्राइब की महिलाएं वहाँ से चली गई। यहाँ इज़ोगी नावी को हथियारों के बारे में बताती है। नावी जब नहाने गई तो वहाँ नैनिस्का भी थी। उसके पूछने पर नावी ने उसे अपनी पूरी कहानी बताई कि कैसे उसके पिता ने उसे बेचने की कोशिश की, पर वो असफल रहे और नावी एक सोल्जर बनना चाहती है। यहाँ सुबह हम देखते हैं सबकी ट्रेनिंग शुरू हो गई है। आज उन्हें इस ट्रेनिंग के दौरान उनका पहला हथियार मिलेगा, पर उन्हें एक रस्सी दी गई जिसे देख नावी का चेहरा उतर गया। उन्हें उस रस्सी से एक मजबूत ट्रैप बनाना था। नैनिस्का सबके ट्रैप चेक कर रही थी। नावी का ट्रैप ठीक नहीं था। इस पर नावी ने कह दिया कि रस्सी कोई हथियार नहीं है। इस पर नैनिस्का ने अपना हथियार उसे दिया और कहा कि जाकर उस पुतले की गर्दन इससे काट दें, पर वो हथियार काफ़ी भारी था। नावी उसे दोनों हाथों से ठीक से नहीं उठा पा रही। उसने कोशिश भी की, पर उस पुतले का सर नहीं काट पाई। इसके बाद उसने नैनिस्का से माफ़ी मांगी। रात नावी उदास बैठी थी। शायद एक योद्धा बनने का सपना अब सपना ही रहेगा। तभी उसके पास इज़ोगी आई। दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। उसने बताया कि अगोजी को स्मार्ट योद्धा चाहिए क्योंकि कम दिमाग पहले ही मर जाते हैं। रात इज़ोगी सभी को बताती है कि उन्हें फाइनल टेस्ट के लिए तैयार किया जा रहा है, जहां वो राजा के सामने अपनी काबिलियत पेश करेंगे। जो भी टेस्ट पास करेगा वो अगोजी बन जाएगा और जो फेल हुआ वो अपने घर जाएगा। पर इज़ोगी इसमें नावी का काफ़ी साथ दे रही थी क्योंकि वो शायद बिल्कुल उसके जैसी है। वहाँ काफ़ी देर तक उनकी ट्रेनिंग चली। दूसरे दिन ट्रेनिंग के दौरान जब नैनिस्का ने उस पुतले का सर काटा तो उसमें से आग निकली। नैनिस्का के पूछने पर पता चला कि ये काम नावी ने किया था। नैनिस्का पहले काफ़ी नाराज़ हुई, पर वो नावी से काफ़ी इम्प्रेस थी। उसने पूछा कि उसने ये एक्सप्लोजन कैसे तैयार किया, पर नैनिस्का को गन्स और गन पाउडर नहीं पसंद। वहाँ दोनों के बीच बहस हो गई और नावी रोने लगी। अब इज़ोगी और नावी के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। रात नैनिस्का को बाहर से कोई शोर सुनाई देता है। उसने उठकर देखा तो नावी प्रैक्टिस कर रही है। वो लगातार उस पुतले पर हमले किए जा रही थी। शायद नैनिस्का को भी उसके भीतर एक योद्धा बनने का जुनून साफ नज़र आ रहा था। दूसरे दिन राजा के लिए एक मनोरंजन का आयोजन किया गया था, जहाँ सभी राजा की पेशगी में नाच गा रहे थे। तभी वहाँ घोड़े पर सवार कुछ लोग आ गए। घीजो उनके पास गया।
वो कोई और नहीं, ओयो का जनरल ओबा अडे था। उसे देख नैनिस्का को कुछ पुराने विजन्स आने लगे। यहाँ हमें पता चलता है कि ये वही शख्स है जिसने काफ़ी वक्त पहले नैनिस्का का रेप किया था, पर वो उसे नहीं पहचानता। पर नैनिस्का उसका चेहरा नहीं भूल सकती। ओबा अडे घीजो से 40 अगोजी सोल्जर्स की मांग करता है जो कम एज की हो। राजा कहता है अगर उसने देने से मना किया तो क्या होगा। इस पर ओबा अडे ने कहा कि फिर वो ट्रेड के लिए ओइडाह पोर्ट नहीं इस्तेमाल कर पाएगा, क्योंकि उसने पोर्ट पर अपना कंट्रोल ले लिया है। अब से वो ओयो का पोर्ट है। राजा के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसने 20 अगोजी देने का फैसला किया। पर इसके बाद पोर्ट को दहोमे ट्रेड के लिए खोल दिया जाए। वो मान गया। यहाँ हमें दिखाई पड़ता है कि ओयो की ताकत दहोमे से काफ़ी बड़ी थी। अगला दृश्य हम ओइडाह पोर्ट का देखते हैं, जहाँ सभी यूरोपियंस आकर दहोमे और ओयो के साथ ट्रेड किया करते थे। यूरोपियंस की खास दिलचस्पी बस स्लेव ट्रेड्स में थी, ताकि वो उन्हें यूरोप ले जाकर अपने प्लांट्स में दिन रात काम करवा सके और कुछ को सेक्स स्लेव बनाकर रख सके। बदले में यूरोपियंस उन्हें गन्स और घोड़े दिया करते। पर नैनिस्का के कहने पर घीजो ने स्लेव ट्रेड पर सख्त रोक लगा दी थी। वहाँ हम पोर्ट पर 2 यूरोपियन को देखते हैं, मलिक और सैंटो। शायद दोनों ट्रेड के सिलसिले में यहाँ आए थे। उनकी बातों से पता चला कि वो पोर्टुगल से है और वो यहाँ स्लेव ट्रेड के लिए आए हैं, पर शायद दोनों के बीच अच्छी दोस्ती नहीं है। वहाँ से वो ओयो सीमा में दाखिल हुए, क्योंकि इस वक्त ज़्यादा मात्रा में एक ओयो ही था जो स्लेव ट्रेड कर रहा था। वहाँ मलिक ने स्लेव को बंधा हुआ बुरी हालत में देखा। उन्हें मारा जा रहा था। भूख प्यास से बेहाल उन्हें जानवरों की तरह पिंजरों में बंद कर रखा गया था, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी थे। मलिक को ये देख काफ़ी दुख हुआ, क्योंकि आज से पहले कभी उसका अफ्रीका आना नहीं हुआ। पर उसकी आंखों में उन लोगों के लिए दुख साफ नज़र आ रहा था। उसी वक्त नैनिस्का अगोजी सोल्जर्स को लेकर वहां आ गई। नावी भी उनके साथ थी। किंग घीजो ने ओबा अडे के लिए कुछ भेंट भेजी थी। वहां ओबा अडे कहता है कि दहोमे के पास मैन सोल्जर्स नहीं हैं, इसलिए वो औरतों को लड़वाते हैं। नैनिस्का ने उस बास्केट को पैर से गिरा दिया। उसमें ओयो सोल्जर्स के कटे हुए सर थे। वहाँ नैनिस्का और ओबा अडे के बीच फाइट शुरू हो गई। सभी अगोजी सोल्जर्स को वहाँ से जाकर बोट में इंतज़ार करने का ऑर्डर्स दिया था, पर नावी वहीं रुक गई। जब सभी ओयो सोल्जर्स उनका पीछा करने लगे तो वो भागकर समुद्र में कूद गए और फिर बोट से दहोमे आ गए। पर नैनिस्का नावी पर नज़र है कि उसने उसके ऑर्डर को फॉलो नहीं किया। पर नावी के हिसाब से अगर वो ओयो सोल्जर्स को नहीं रोकती तो नैनिस्का को वो मार देते। पर यहाँ पता चलता है गलती नैनिस्का की थी। उसने प्लान फॉलो नहीं किया, क्योंकि उसे अपने रेपिस्ट का सर काट के लाना था। यहाँ किसी को भी नैनिस्का के पास्ट का पता नहीं है, सिवाय अमेंजा के। यहाँ हम देखते हैं नैनिस्का के कहने पर राजा ने पाम ऑयल के उत्पादन को बढ़ा दिया था। अब घीजो का एक ही लक्ष्य था, ओयो पर चढ़ाई करना और दहोमे की सीमा को और बढ़ाना। और दहोमे अकेले अफ्रीका में अपनी हुकूमत करेगा, पर वो साथ ही स्लेव ट्रेड को भी ख़त्म कर देंगे। एक ऐसा एम्पायर बनेगा जहां हर कोई हंसी खुशी रहेगा। यहाँ घीजो और नैनिस्का की सोच एक जैसी थी। शायद इसीलिए दोनों को एक दूसरे पर काफ़ी भरोसा था। यहाँ नैनिस्का का कहना था कि वाइट लोग बस यहाँ अपनी गंदी तरकीबें ले आए हैं और वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वो सारे अफ्रीका को गुलाम नहीं बना लेंगे। नैनिस्का की बात बिल्कुल सही थी। यहाँ सैंटो को दहोमे और ओयो के मसले से ट्रेड में काफ़ी परेशानी हो रही है। पर ओबा अडे का कहना था कि माही और इग्बो ट्राइब ने हमसे हाथ मिला लिया है और वो फुल मून नाइट में दहोमे पर अटैक करेंगे और फिर सिर्फ पोर्ट पर ओयो की हुकूमत होगी। यहाँ पास खड़ा मलिक उनकी सारी बातें सुन रहा था। यहाँ हम देखते हैं मलिक जंगल में नहा रहा होता है। तभी उसके कपड़े आकर नावी ने उठा लिए। नावी बताती है कि वो यूरोपियन से कितनी नफ़रत करती है जो यहाँ गुलामों का व्यापार करने आते हैं। पर मलिक ने बताया वो कोई स्लेव ट्रेडर नहीं है, वो भी एक दहोमे है। उसकी माँ दहोमे थी और उसके पिता एक वाइट थे। मलिक ने बताया कि मैं दहोमे देखने जा रहा हूँ, क्योंकि उसकी माँ ने उसे दहोमे सभ्यता के बारे में काफ़ी कुछ बताया था। तभी वहाँ सैंटो आ गया और नावी वहाँ से चली गई। दूसरे दिन सैंटो और मलिक आकर राजा घीजो से मिलते हैं। वहाँ मलिक बताता है कि वो भी एक दहोमे है। घीजो ने कहा इसे अपना ही घर समझो, जब तक तुम्हारा जी चाहे रहो। आज यहाँ सभी का फाइनल टेस्ट था, जिसमें नावी भी थी। सैंटो और मलिक भी उन्हें देखने रुक गए। आज जो जीतेगा उसे राजा के हाथों सम्मानित किया जाएगा।
इसमें नावी ने जीत हासिल की और उसे राजा ने सम्मानित किया। आज वो एक अगोजी बन गई। नानिस्का नावी की तरफ देख मुस्कुराई क्योंकि उसे उस पर यकीन था। यहाँ हम देखते हैं इजोगी उसके चोट को साफ कर रही थी। तभी वहाँ नानिस्का आई। यहाँ नानिस्का देखती है नावी के शोल्डर पर एक बर्थ मार्क है। नावी ने बताया कि वो एक अनाथ है, उसके पिता ने उसे गोद लिया था। ये सुनते ही नानिस्का वहाँ से उठ के चली गई। यहाँ हमें पता चलता है कि नावी उसकी ही बेटी है। ये बात सिर्फ अमिंजा और नानिस्का को ही पता थी, जिसे पैदा होते ही उन्होंने किसी मिशनरी को दे दिया था, क्योंकि तब नानिस्का इस बोझ से मुक्त होना चाहती थी। यहाँ हम देखते हैं सैंटो घीजो से बात कर रहा है कि उसका ये पाम ऑयल का ट्रेड नहीं चलने वाला। वो सिर्फ स्लेव ट्रेड की वजह से यहाँ आते हैं। अगर उसने ये बंद कर दिया तो सब ख़त्म हो जाएगा। यहाँ वो कह रहा था कि वो दहोमे से अपने सारे प्रोटेक्शन हटा लेंगे, पर राजा को इस बात से कोई डर नहीं लगता। रात हम देखते हैं मलिक और नावी साथ बैठे थे। वो बताता है उसकी माँ भी एक स्लेव थी। मलिक को इस बात का एहसास ही नहीं था। उसका खून राजाओं और योद्धाओं का है। वो अफ्रीका के इतिहास से अनजान था। अब नावी को भी यकीन हो गया था कि मलिक एक अच्छा इंसान है। यहाँ मलिक बताता है कि ओयो दूसरे ट्राइब्स से मिलके उन पर हमला करने वाला है। मलिक ने बताया कि कल वो वापस यूरोप जा रहे हैं। उसने नावी को आखिरी अलविदा कहा। ये बात उसने नानिस्का से आकर बताई कि ओयो दूसरे ट्राइब के साथ मिलकर उन पर हमला करने वाला है। पर नानिस्का को इस बात से समस्या है कि वो छिपकर मलिक से मिलती है, जो कि स्लेवर है। यहाँ नावी बताती है कि वो कोई स्लेवर नहीं है। यहाँ काफ़ी बातें रिवील होती है। नानिस्का उसे बता देती है कि वो उसकी बेटी है। ये सुनते ही नावी इमोशनल होकर वहाँ से चली गई। उस रात वो खूब रोई। यहाँ नानिस्का सभी को जंग के लिए तैयार करती है। उसने नावी की तरकीब इस्तेमाल की, जैसे उसने पुतले से आग निकाली थी। वो ज़मीनों में खड्डे कर उसमें बारूद छिपाने लगे। नानिस्का सभी को बताती है कि जंग वो अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। दूसरे दिन हम देखते हैं ओयो ने उसी जगह अपना कैंप लगाया है जिस मैदान में उन्होंने बारूद छिपाए थे। सुबह वो सभी आग लगा देते हैं, जिसके बाद एक के बाद एक कई एक्सप्लोजन होते हैं, जिसमें उसके कुछ आदमी मारे गए और उनका कैंप भी जल गया। जिसके बाद ओबा अडे गुस्से में आ गया और उसने अपने लोगों के साथ अगोजी पर हमला कर दिया। यहाँ हम देखते हैं अगोजी उस पर भारी पड़ने लगे। ये देख ओबा अडे काफ़ी डर गया और उसने सोल्जर्स को पीछे हटने का आदेश दिया। यहाँ हम देखते हैं सबके जाने के बाद नानिस्का नावी को तलाश कर रही थी, पर अमिंजा का कहना था कि किसी ने भी उसे नहीं देखा। यहाँ हम देखते हैं नावी, फम्बे, इजोगी को ओयो ने बंदी बना लिया है। फम्बे ले जाते वक्त उस घोड़े गाड़ी से कूद गई। फम्बे ने दहोमे में आकर बताया कि नावी को ओयो के सोल्जर्स ले गए हैं। यहाँ हम देखते हैं राजा घीजो ने नानिस्का को वुमेन किंग बना दिया है, जो आज से पहले दहोमे में किसी महिला को नहीं मिला। नानिस्का अब दहोमे में इक्वल रूलिंग पार्टनर होगी। यहाँ हम देखते हैं ओबा अडे ने दोनों को बेचने के लिए खड़ा कर दिया है। सैंटो इजोगी की बोली लगाता है। तभी वहाँ मलिक आ गया और वो वहाँ नावी को देख काफ़ी घबरा गया। उसने उन्हें नावी को छोड़ने को कहा, पर सभी वहाँ उसे पकड़ने लगे। तभी मौके का फ़ायदा देख इजोगी वहाँ से भागने लगी, पर उसे शूट कर दिया गया और वो मारी गई। नावी की आंखें नम हो गई क्योंकि वो इजोगी के सबसे करीब थी। यहाँ हम देखते हैं मलिक ने नावी को खरीद लिया, वरना वो उसे मार देते, पर उसने नावी को छूट दी। वो जब जाना चाहती है जा सकती है, वो उसकी गुलाम नहीं है। यहाँ नानिस्का अगोजी को लेकर निकल गई, ओयो की कैद से सभी गुलामों को आज़ाद करवाने। रात वो छिपकर ओयो में दाखिल हुए, पर पता चला कि नावी यहाँ से जा चुकी है और इजोगी की मौत हो गई। नावी ने देखा कि अगोजी वहाँ आ गए हैं। उसने मलिक को वहाँ से भेज दिया। मलिक ने जाते हुए कहा कि वो उसका बीच पर इंतज़ार करेगा। यहाँ हम देखते हैं सैंटो कुछ गुलामों को बोट में बिठा रहा है, पर मलिक को ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो गुलामों की रस्सी काट देता है और उसके बाद उन लोगों ने मलिक को जान से मार दिया। यहाँ नानिस्का ने ओबा अडे को मार दिया। नावी और नानिस्का एक दूसरे से फिर मिल गए। यहाँ हम देखते हैं वहाँ से जाते वक्त नावी मलिक को बीच पर देखती है। मलिक ने भी उसकी तरफ देखा, फिर वो वहाँ से चली गई। घेजो ने यहाँ सबके सामने ऐलान किया कि आज से दहोमे की किंग नानिस्का है और उसका फ़ैसला आखिरी फ़ैसला होगा।
यहाँ हम देखते हैं जिस रिश्ते से नेनिस्का अक्सर डरती थी उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। उसने नावी से माफ़ी मांगी कि उसने उसे हमेशा इग्नोर किया, पर दोनों ने अब इस रिश्ते को अपना लिया था। आखिरी दृश्य में हम नेनिस्का, अमेंजा और नावी को एक साथ खड़ा देखते हैं। दहोमे के साम्राज्य का उदय। इसी खूबसूरत दृश्य के साथ कहानी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कैसे यूरोपियंस ने स्लेव ट्रेड के जरिए अफ्रीका को बर्बाद कर दिया और इस सभ्यता को बर्बाद किया। दोस्तों, ओयो और दहोमे का युद्ध देखा, पर इसमें फ़ायदा किसका हो रहा था? मज़े कौन ले रहा था इन्हें लड़वा कर? वो यूरोपियंस थे जिन्होंने लालच देकर सभी को भटका दिया था। हर कोई ताकतवर बनने की दौड़ में लगा था। यहाँ दोनों ही एम्पायर्स में कुछ खामियां थी जिन्होंने यूरोपियंस को अपने ज़मीनों पर उतरने की इजाज़त दी और उनके साथ मिलकर स्लेव ट्रेड करने का फ़ैसला किया। अपने ही लोगों को बेचा, ये जानते हुए भी उनके लोगों को एक नर्क वाली ज़िंदगी जीनी होगी। शायद दहोमे के खात्मे का एक और कारण ये भी था कि वो अपने लोगों को नहीं बेचना चाहते थे, इसलिए यूरोपियंस ने मिलकर उसे ख़त्म कर दिया। इसके पहले अमेरिका में अब्राहम लिंकन ने भी स्लेव ट्रेड को ख़त्म करने की कोशिश की थी। नतीजा क्या निकला? एक भयानक सिविल वॉर शुरू हो गया और अब्राहम लिंकन की भी हत्या कर दी गई। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।